नमस्कार छात्रों, एक बार फिर हमें अपने स्कूल श्री अमरनाथ विद्या आश्रम का अभिवादन एवं शुक्रिया अदा करना चाहिए और खास करके अपने प्रिंसिपल सर डॉक्टर अरुण कुमार वाजपेयी का, जिन्होंने ऐसे वक्त में, बहुत बुरा वक्त जा रहा है बेटा, और ये कब सुधरेगा, कब ठीक होएगा, इसकी कोई संभावना भी अभी नजर नहीं आती। हमें ये ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा प्रदान की। अब मैं आपको आगे के लेक्चर्स के बारे में बताऊं। लास्ट लेक्चर था जिसमें मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैंने बैंकिंग चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। तो लास्ट लेक्चर में मैंने कमर्शियल बैंक चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम शुरू करेंगे सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक क्या होती है आज हम उसके बारे में जानें। Central Bank is an apex institution that controls, regulates and supervises the monetary and banking system of a country. फिर से समझो, सेंट्रल बैंक क्या होती है? ये एक एपेक्स मतलब होती है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम सर्वोच्च। जैसे अपने देश में सभी कोर्टों की हेड कौन है? सुप्रीम कोर्ट, तो उसे हम लोग सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। सिमिलरली अपने कंट्री में जितनी भी बैंक है उन सब बैंक की हेड सुपरवाइजर कौन है? उसे हम कहते हैं सेंट्रल बैंक, दैट इज एपेक्स। और इसका मेन काम क्या होता है बेटा? इसका मेन काम होता है अपने कंट्री के मॉनेटरी सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना और सुपरवाइज करना। अब ये जो सेंट्रल बैंक होती है बेटा, ये वर्ल्ड की हर कंट्री में होती है और हर कंट्री में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इंडिया में जो सेंट्रल बैंक होती है उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई के नाम से जाना जाता है। और आरबीआई की स्थापना इंडिया में कब हुई थी? ब्रिटिश काल में, और वो हुई थी 1935 में। और तब ये बैंक, दैट इज आरबीआई, एक शेयर होल्डर्स बैंक कहलाती थी। दैट इज एक टाइप की प्राइवेट बैंक थी जिनका कंट्रोल किसके हाथ में था? शेयर होल्डर्स के हाथ में था। लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद 1 जनवरी 1949, दैट इज 1 जनवरी 1949 को इसे नेशनलाइज कर दिया गया। दैट इज गवर्नमेंट ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया। और जो आरबीआई होती है, खास करके अपने देश में जो सेंट्रल बैंक है जिसे आरबीआई के नाम से जाना जाता है, वो उसका हेड कौन होता है? उसका हेड होता है गवर्नर। उसका हेड होता है गवर्नर। और इस गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? इस गवर्नर को देश की सेंट्रल बैंक अपॉइंट करती है। और प्रेजेंट में आरबीआई इज हेडेड बाय गवर्नर, जिनका की नाम है डॉक्टर शक्तिकांत दास। अच्छा, आरबीआई के गवर्नर के अलावा आरबीआई को चलाने के लिए बहुत सारे वाइस गवर्नर, जिनको हम डिप्टी गवर्नर भी कहते हैं, सेंट्रल बैंक के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और सेंट्रल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है अपने इंडिया में? बेटा ये मुंबई में है। लेकिन जब ये एस्टैब्लिश्ड हुई थी 1935 में, तब आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता हुआ करता था, जिसे हम उस समय कलकत्ता कहते थे। आज उसे क्या कहते हैं? कोलकाता। लेकिन जब देश आजाद हो गया तो उसके बाद जब उसे सेंट्रलाइज कर दिया गया तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ बन गया? मुंबई में बन गया, जिसे पहले हम बॉम्बे के नाम से जानते थे। आरबीआई के 4 जोनल ऑफिस है। हेडक्वार्टर के अलावा 4 जोनल ऑफिस होते हैं। और वो 4 जोनल ऑफिस किन किन सिटीज में है? कोलकाता में है, मुंबई में है, चेन्नई में है और दिल्ली में है। और आरबीआई की इंडिया में 19 रीजनल ऑफिसेज हैं जो ऑल ओवर इंडिया फैली हुई हैं इंपॉर्टेंट सिटीज में। इसके अलावा
आरबीआई की 64 ब्रांचेज हैं जो देश के 24 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में फैली हुई है। आरबीआई किसी भी देश की सेंट्रल बैंक क्या होती है, जैसे अपने देश में आरबीआई इज द सोल मतलब होता है सिंगल, इट इज द सिंगल एजेंसी ऑफ नोट इशू। अपने देश में नोट इशू करने का कोई अधिकार किसी के पास है तो वो आरबीआई के पास है। और इट सर्व्स एज बैंकर टू द बैंक। जिस प्रकार से कमर्शियल बैंक हमें सर्विसेज देती हैं, उसी प्रकार से सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई कमर्शियल बैंकों की बैंक कहलाती है। ये उन्हें भी उसी प्रकार की सर्विसेज देती है और ये अपने गवर्नमेंट की भी बैंक होती है। गवर्नमेंट अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, इनकी बैंक कौन होती है, वो भी आरबीआई होती है। और इट ऑल्सो कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री। अपने कंट्री में मनी सप्लाई कितनी है, उसे कब ज्यादा करना है, कब कम करना है, इसका कंट्रोल करने का काम भी किसका होता है, सेंट्रल बैंक का होता है, जो कि इंडिया में आरबीआई के नाम से जानी जाती है। स्टॉप। अभी हमने सेंट्रल बैंक के बारे में जाना, जो कि इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। तो सेंट्रल बैंक का या आरबीआई के क्या मेन फंक्शंस होते हैं, उसके 4 मेन फंक्शंस होते हैं बेटा। पहला होता है करेंसी ऑथोरिटी, जिसे नोट इश्यूइंग ऑथोरिटी भी कहा जाता है। दूसरा होता है बेटा बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। तीसरा होता है बेटा बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। एंड चौथा होता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये 4 इसके मुख्य फंक्शन होते हैं। अब हम एक एक करके इनके फंक्शन को समझें। पहला फंक्शन है करेंसी ऑथोरिटी और नोट इश्यूइंग ऑथोरिटी। देश में नोट इशू करने की ऑथोरिटी सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास होती है, दैट इज सेंट्रल बैंक के पास होती है। मैंने आपको पहले भी ये बताया था जब मैं मनी चैप्टर पढ़ा रहा था कि जितने भी नोट हैं एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, इन सभी नोट को इशू करने की ऑथोरिटी किसके पास होती है बेटा, आरबीआई के पास, दैट इज सेंट्रल बैंक के पास होती है। और जितने भी कॉइन्स होते हैं या 1 रुपी नोट्स होते हैं, इनको छापने की जिम्मेदारी किसके पास होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास, जो कि गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस खाली करेंसी को दैट इज कॉइन्स को, नोट्स को छाप सकती है, वो सर्कुलेशन में नहीं ला सकती है। छापने के बाद उसे वो कॉइन्स और 1 रुपी नोट आरबीआई को सौंप देने पड़ते हैं और आरबीआई उनको सर्कुलेशन में लाती है। तो अपने देश में जो नोट इशूइंग ऑथोरिटी है वो सिंगल ऑथोरिटी है, और वो सिंगल ऑथोरिटी कौन है, आरबीआई, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब दूसरा फंक्शन आता है बेटा बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। ये जो सेंट्रल बैंक होती है या आरबीआई होती है, ये अपने देश की जो गवर्नमेंट होती है ना, उनके बैंक के रूप में भी काम करती है। जैसे कि कमर्शियल बैंक हमारे बैंक के रूप में काम करती हैं, उसी तरह से जो सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई होती है, वो गवर्नमेंट की बैंक होती है। जो फैसिलिटीज कमर्शियल बैंक हम आम पब्लिक को देती है, आरबीआई या सेंट्रल बैंक बोल लो, वही सभी फैसिलिटीज गवर्नमेंट को एज ए बैंकर देती है। और गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों आ जाती है। अब ये गवर्नमेंट को किस तरह से फैसिलिटीज देती हैं, पहला है ये गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में काम करती है। जैसे गवर्नमेंट को कोई सिक्योरिटीज इशू करनी है या रिपर्चेस करनी है, तो गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं करती है, वो ये सब काम अपने आरबीआई के थ्रू करवाती है। तो आरबीआई यहाँ पे क्या रोल प्ले करती है, वो गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में रोल को प्ले करती है। दूसरा क्या काम करती है, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट के रूप में आरबीआई, ये एक एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर होती है गवर्नमेंट की। फाइनेंस से संबंधित या इकोनॉमिक मैटर से संबंधित या मॉनिटरी मैटर से संबंधित कोई भी जानकारी की जरूरत यदि गवर्नमेंट को पड़ती है,
तो किसके पास जाती है एडवाइस के लिए? आरबीआई के पास जाती है। स्टॉप। तीसरा फंक्शन सेंट्रल बैंक का होता है बेटा बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। दैट इज जितने भी कमर्शियल बैंक हैं अपने देश में, उन सबके बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई। कमर्शियल बैंक एक आम पब्लिक को जो सुविधाएं देती हैं वो सभी सुविधाएं सेंट्रल बैंक सभी कमर्शियल बैंक्स को देती है। दैट इज कमर्शियल बैंक की बैंक कौन होती है? सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई होती है। और ये सभी कमर्शियल बैंक की सुपरवाइजर के रोल में भी काम करती है। माने इन सभी कमर्शियल बैंक का सुपरवाइजर कौन होता है? आरबीआई होती है। अब ये बैंकों को किस तरह की फैसिलिटीज देती है? पहला है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। जिस प्रकार से हम इंडिविजुअल्स को या बिजनेसमैन के पास जब पैसा आता है तो हम उसे कहां रख देते हैं बेटा? कमर्शियल बैंक। सिमिलरली कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा होता है, जो वो लेंड आउट नहीं कर पा रही होती है या पब्लिक लोन नहीं ले रही होती है, तो वो पैसा कमर्शियल बैंक कहां रख देती है? आरबीआई के पास रख देती है। और जिस प्रकार से हम अपना पैसा कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो हमें कमर्शियल बैंक उसके बदले में इंटरेस्ट देती है। सिमिलरली कमर्शियल बैंक के पास जो कैश रिजर्व होता है, जो कि वो आरबीआई के पास रख देती है, आरबीआई भी उसे उस रिजर्व पे इंटरेस्ट देती है, जिसे हम क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट, जिसके बारे में बाद में डिटेल में बताऊंगा। दूसरा होता है बेटा लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। हमने आपको बताया था कि हम पब्लिक इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसमैन अपना पैसा कहां रख देते हैं? कमर्शियल बैंक। और कमर्शियल बैंक क्या करती है? अपने पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे एक सर्टेन परसेंटेज उस टोटल डिपॉजिट का आरबीआई के पास रखती है सीआरआर के रूप में, और एक सर्टेन परसेंटेज टोटल डिपॉजिट का लिक्विड एसेट्स के रूप में अपने पास रखती है टू मीट द डिमांड ऑफ इट्स कस्टमर। दैट इज फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल बैंकों ने देखा कि लोग यदि 100 रुपए डिपॉजिट में रखते हैं तो यूजुअली वो उसका 20% ही यूज करते हैं, बाकी बैंकों में पड़ा रहता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो 20% ही यूज करेंगे। कोई कस्टमर पूरा यूज कर लेगा, कोई कस्टमर 20% से कम भी यूज करेगा, ऐसा भी होता है। और बाकी का जो 80% होता है वो क्या करती है कमर्शियल बैंक? लोन के रूप में पब्लिक को दे देती है। अब मानो कोई सिचुएशन ऐसी अराइज होती है कि कमर्शियल बैंक्स के जितने भी कस्टमर्स हैं उन सबको एक साथ अपने पैसे की जरूरत पड़ गई, तो सब कहां जाएंगे? कमर्शियल बैंक, अपना पैसा निकालने के लिए। लेकिन कमर्शियल बैंक ने तो कुछ पैसा ही रखा होगा अपने पास अपने कस्टमर्स को देने के लिए, बाकी का पैसा लोन के रूप में पब्लिक को दे दिया होगा। अब चूंकि उसने लोन के रूप में पब्लिक को दे दिया है तो इंस्टेंटली उनसे तो वापस मांग नहीं सकती है। और यदि वो अपने कस्टमर्स को पैसा नहीं देती है जब वो उसे विड्रॉ करने आते हैं तो उसकी गुडविल खराब हो सकती है। उस केस में क्या होता है? कमर्शियल बैंक्स की हेल्प कौन करता है? आरबीआई, दैट इज सेंट्रल बैंक करती है। तब वो सेंट्रल बैंक के पास जाती है और बोलती है कि मुझे कैश दो, मुझे अपने कस्टमर्स को देना है। और जो कैश लेती है वो लोन के रूप में, उस पर आरबीआई को कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट भी देती है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? बैंक रेट और रेपो रेट कहते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा। और तीसरा जो मुख्य फंक्शन होता है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर के रूप में, वो होता है बेटा क्लियरिंग हाउस फंक्शन। इसको बेटा आप ढंग से समझो, और इसको मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल के रूप में। मानो मेरा अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है और मैं किसी से कुछ पैसे मांगता हूं, दैट इज मेरे उसके पास ड्यू थे, और वो मुझे वो पैसे एक चेक के रूप में देता है। अब चेक मैं क्या करता हूं, और उसका अकाउंट है बेटा एचडीएफसी बैंक में,
तो उसने मुझे चेक किसका दिया? HDFC बैंक का दिया। मेरा अकाउंट किसमें है बेटा? बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो चेक को लेता हूं मैं और मैं क्या करता हूं, बैंक ऑफ बड़ौदा की अपनी ब्रांच में जाके उस चेक को जमा कर देता हूं और देखता हूं कि 2-3 दिनों बाद वो चेक का पैसा मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो गया। पर ऐसा कैसे होता है? मेरी बैंक को तो मालूम नहीं है कि HDFC बैंक में किन किन के अकाउंट हैं और HDFC बैंक को मालूम नहीं है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में किस किस के अकाउंट हैं। तो HDFC से पैसा निकल के BOB में कैसे आ जाता है? ये जो आता है, ये आता है थ्रू क्लियरिंग फंक्शन। क्लियरिंग हाउस होता है जहां जहां पे रिजर्व बैंक हैं या उनकी ब्रांचेज हैं, वहां पे ये क्लियरिंग हाउस रिजर्व बैंक में होता है। और जिन शहरों में रिजर्व बैंक की ब्रांच नहीं है तो वहां पे ये क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटीज कहां होती है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होती है। और जिस शहर में एक से ज्यादा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होती हैं की ब्रांचेज होती हैं, तो वहां पे क्या होता है? क्लियरिंग हाउस जो मेन ब्रांच होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, वहां होती है। फॉर एग्जाम्पल मथुरा में क्लियरिंग हाउस कहां होता है? आपने स्टेट बैंक चौराहे पे स्टेट बैंक की ब्रांच देखी है, वो मेन ब्रांच है। तो मथुरा का क्लियरिंग हाउस कहां है? उस ब्रांच में। क्या होता है बेटा? क्लियरिंग कैसे होती है? जैसे HDFC का चेक मैंने अपनी बैंक दैट इज BOB के ब्रांच में डाला, तो BOB का रिप्रेजेंटेटिव उस चेक को लेके क्लियरिंग हाउस जाएगा। और क्लियरिंग हाउस एक दिन में 2 बार लगता है। एक लगता है सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में, और एक लगता है बेटा शाम को 4 से लेके 5 के बीच में। इस पीरियड में मथुरा में जितनी भी बैंक्स हैं उन सबके रिप्रेजेंटेटिव वहां पहुंचते हैं। तो सिमिलरली वहां HDFC बैंक का रिप्रेजेंटेटिव भी आया होगा और BOB बैंक का रिप्रेजेंटेटिव भी पहुंचा होगा। अब मेरा बैंक कौन सा है? BOB। तो BOB का रिप्रेजेंटेटिव HDFC बैंक के रिप्रेजेंटेटिव से बोलेगा कि भाई तुम्हारे कस्टमर ने मेरे कस्टमर को एक चेक दिया है, तुम प्लीज चेक करके बताओ कि उसके अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं, और यदि पैसे हैं तो उसका बैलेंस कम करो और वो पैसे मुझे दो ताकि वो पैसे मैं अपने कस्टमर के अकाउंट में डिपॉजिट करूं। तो फिर क्या होता है कि HDFC बैंक का आदमी जो होता है उस चेक की डिटेल को लेके अपने ब्रांच में जाता है और देखता है कि उस पर्टिकुलर कस्टमर के अकाउंट में पैसा है कि नहीं जिसने मुझे चेक इशू किया था। यदि पैसा है तो वो उसके अकाउंट को डेबिट कर देता है, दैट इज कम कर देता है, और वो पैसा BOB के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। और BOB क्या करती है? वो पैसा मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर देती है। इस तरह से ये क्लियरिंग हाउस फंक्शन करता है। खैर आजकल नेट का जमाना आ गया है, तो आजकल ये काम बहुत आसान हो गया है। बार बार बैंक जाके डिटेल लेके आना नहीं होता है। क्लियरिंग हाउस में ही आप अपनी बैंक की डिटेल को खोल सकते हो, चेक कर सकते हो कस्टमर के अकाउंट में पैसा है कि नहीं है तो उसे वहीं इंस्टेंटली कम कर सकते हो और BOB को ट्रांसफर कर सकते हो, BOB अपने कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो इस तरह से बैंक RBI कमर्शियल बैंक को क्लियरिंग हाउस फंक्शन की सुविधा देती है। और जो लास्ट फंक्शन है RBI का, वो है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देश में जितना भी फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? अपने देश की करेंसी को छोड़ के जितने भी दूसरे देश की करेंसी है वो अपने लिए क्या कहलाती है? फॉरेन एक्सचेंज कहलाती है। तो फॉरेन एक्सचेंज का कंट्रोल टोटली किसके हाथ में होता है? RBI के हाथ में होता है। बिना RBI के परमिशन के हम फॉरेन एक्सचेंज को यूज नहीं कर सकते। और यदि हमने माल एक्सपोर्ट किया है और हमें पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज के रूप में प्राप्त हुआ है, तो उसे हम डायरेक्टली अपने बैंक में नहीं डाल सकते। वो पैसा पहले हमें RBI के पास डिपॉजिट करना पड़ता है और RBI उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके हमें दे देती। तो जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज होती है उस सबका रखवाला, उस सबका कस्टोडियन कौन होता है? RBI होती है। स्टॉप।